जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पे। और आज दोस्तों आप एक ऐसी क्लास देख रहे हैं जो विज्ञान के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न मैं लेकर आया हूं। और ये 100 प्रश्नों को अगर आप देख लेते हैं तो निसंदेह आप किसी भी परीक्षा में बैठ के जाएं, 2 से 3 प्रश्न आपके इसमें से आने वाले हैं। और आप ये 100 प्रश्नों को देखिए और बहुत जल्दी फटाफट मोड में देखेंगे। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि UPSSC एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगर आपने अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किया है तो फॉर्म फिलअप कर लीजिए। और फॉर्म फिलअप करके आपको ये विज्ञान से जो 5 प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है, बाकायदे आपको सिलेबस भी हमारे चैनल पे बताया गया है। तो विज्ञान के जो 5 प्रश्न हैं आप हमारे इस स्मार्ट स्टडी क्लासेस की 5 वीडियो मैं आपको दूंगा। वही 5 वीडियो देखिए और उन 5 वीडियो से आप UPSSC पेट एग्ज़ाम में बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। विज्ञान के 5 प्रश्न आप बनाएंगे। सामान्य विज्ञान के हमने तीनों टाइप्स को हमने जो है कंट्रोल किया है और बहुत अच्छी क्लास, एकदम धांसू क्लास आपके लिए होने वाली है। आइए शुरू करते हैं। वैसे तो कोई भी परीक्षा में आप बैठने जा रहे हैं तो सभी परीक्षाओं के लिए ये हमारी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे ज़रूर देखिए। आप देखें कि हम शुरू करते हैं स्मार्ट स्टडी क्लासेस की बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों आइए प्रारंभ करते हैं कि निम्नलिखित वनस्पतियों का उपयोग बताइए। दोस्तों जो ब्राह्मी होती है, ये ब्राह्मी क्या होती है? मस्तिष्क स्फूर्तिदायक होती है। मतलब मस्तिष्क को अगर आप तेज करना है तो बोलते हैं भाई चलो जाके ब्राह्मी की कोई जो है आयुर्वेदिक दवा ले लो तो उससे ठीक हो जाओगी। तो ब्राह्मी का जो यूज होता है मस्तिष्क को जो है ये स्फूर्तिदायक होता है, मस्तिष्क को हमारे स्फूर्ति प्रदान करता है। तुलसी जो होता है दोस्तों ये कफोत्सारक होता है। कफ जो है अगर आप तुलसी को यूज करते हैं तो कफ के मामले में बहुत फायदेमंद रहेगा। सदाबहार एक जो है वनस्पति है, इसका उपयोग जो है मधुमेह प्रतिरोधी के लिए किया जाता है। और पुदीना तो आप जानते हैं कि पुदीना जो वातहर होता है, गैस पेट या कब्ज में आपकी जो है कब्ज की कोई शिकायत है तो उससे आप दूर हो जाएगी। और इसको आप जरूर देखिए दोस्तों। ये 100 प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। बताइए एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम से मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। लौह का अंश सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो हरी सब्जी जो आप खाते हैं, हरी सब्जियों में लौह का अंश पाया जाता है। दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है, आप एकदम शिद्दत से इसको देखते चलिए। और पेट एग्जाम में 100% आप हमारी इन्हीं क्लासेस से आपके 5 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो आप सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो वो हमारे लिए क्या देते हैं? हमको ऑक्सीजन दे देते हैं। और खुद बेचारे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। आगे आइए देखते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर जो हैं आप इन्हें 1 से 2 बार अगर रिवाइज कर लेते हैं तो जरूर आपके आ जाएंगे। एंजाइम से मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। लौह का अंश सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ये आप इसको जरूर याद रखिएगा। दोस्तों आगे देखते हैं रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो ये जो रानीखेत बीमारी है इसका संबंध मुर्गियों से है। और जो है किस अनाज में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो आप जानते हैं कि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए हमें जो है सोयाबीन का यूज करना चाहिए अगर ज़्यादा प्रोटीन की हमें ज़रूरत है तो, ठीक है। दोस्तों आगे आइए देखते हैं कि सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन है? दोस्तों ये किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों सिनकोना पौधे के जो है किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? जो तने की छाल होती है दोस्तों, इस तने की छाल से हम लोग कुनैन को प्राप्त करते हैं, ठीक है। आगे आइए देखते हैं उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला पक्षी कौन है? ये आपको बताना है। उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला जो पक्षी है वो हमारा सारस है। ये सारस जो है हमारा उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ऊंचा कद जो है इसी का होता है। दोस्तों गाजर, अमरूद, आम, संतरा, अगर ये चारों आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा विटामिन किस में है, तो सबसे ज़्यादा विटामिन किस में पाया जाएगा? संतरा में पाया जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। पोलियो का विषाणु शरीर में कैसे प्रवेश करता है? दोस्तों ये जो पोलियो का विषाणु है दूषित जल
जो है दूषित भोजन और जल द्वारा। अगर आपका भोजन भी अच्छे साफ सफाई से आप नहीं करते हैं तब भी ये पोलियो की विषाणु शरीर में घुस सकते हैं। और जो दूषित जल अगर आप उपयोग करते हैं तो जल को आप जो है गर्म कर लीजिए और गर्म करके फिर से आप पीजिए तो वो जल जो है बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। और जो भोजन है, भोजन को भी आप एकदम गर्मा गर्म खाइए, आपको बिल्कुल वो दूषित भोजन नहीं होगा और इससे पोलियो का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो जो पोलियो विषाणु हैं ये दूषित भोजन और जल द्वारा फैलते हैं, इसलिए अपने बच्चों को बिल्कुल गर्मा गर्म भोजन कराएं और साफ जल उनको जरूर पिलाएं। आगे आइए देखते हैं कि भोजन की विषाक्तता का क्या कारण होता है। दोस्तों भोजन की विषाक्तता का कारण होता है एक जो आपका सेल्मोनेला बेसिलाई। ये दोस्तों एक जो है ये विषाक्तता का कारण होता है कि भोजन जो हमारा खराब हो जाता है तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये सेल्मोनेला बेसिलाई, इनके कारण से भोजन हमारा विषाक्त हो जाता है। दोस्तों थैलेसीमिया के रोगी में शरीर किसका संश्लेषण करने की क्षमता नहीं रखता। दोस्तों अगर आपको थैलेसीमिया नामक रोग हो जाता है जिसमें आप हीमोग्लोबिन में ही जो लौह तत्व होता है ये हमारे रक्त के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। ठीक है, तो ये जो थैलीसीमिया रोग हो जाता है इसमें हमें हीमोग्लोबिन का संश्लेषण करने की क्षमता हमारे शरीर की खत्म हो जाती है। आगे देखिए कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 मिमी से 80 मिमी होता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, 120 से 80 मिमी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु व कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार। दोस्तों दंत क्षय जो हमारे दांत हैं, इतने प्यारे प्यारे दांत, ये दांतों का जो है खराब होने का कारण क्या होता है। तो हमारे दांतों के खराब होने का कारण क्या है कि जीवाणु और इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट के कण के मध्य जो अंतर व्यवहार होता है छूट जाते हैं, धीरे धीरे उसमें बैक्टीरिया जम जाता है। हम लोग अच्छे से भोजन करने के बाद दांतों को साफ नहीं करते हैं तो उसी के बाद जो है ये कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार के कारण ये दंत क्षय का मुख्य कारण ये बनता है दोस्तों। और शीत भंडारों में फलों और सब्जियों का अपघटन कुछ समय के लिए धीमा हो जाता है। जैसे कोई भी सब्जी अगर आप ले जाके जो फ्रीजर में रखवा दीजिए तो वो सब्जी का जो अपघटन है, जो उसे खराब होने की प्रक्रिया है, वो स्लो हो जाती है। ठीक है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों ये जो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत जो है पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। ये आपसे पूछा जा रहा है पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किसका अध्ययन होता है। तो पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है पैलियो वनस्पति के अंदर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए कि HIV जो है आपका HIV एड्स रोग फैलता है कैसे, असुरक्षित यौन संबंध से। अगर यौन संबंध भी आप बनाते हैं तो असुरक्षित मत बनाइए, सुरक्षित बनाइए, उससे आपको HIV एड्स नहीं फैलेगा। ठीक है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं। ये वाताक से करते हैं। ठीक है, कुछ लोग फेफड़े से श्वसन कर लेते हैं। ठीक है, तो जो कीट होते हैं दोस्तों ये कीटों का श्वसन कहाँ से होता है, ये वाताक तंत्र से कीटों का श्वसन होता है, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखिए कि मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। तो ये जो हमारी परावट्टू पैराथायराइड हार्मोन है दोस्तों, ये हमारे शरीर में हार्मोनों में जो है रक्त में जो कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। आपसे सीधे ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। कि हमारी परावट्टू पैराथायराइड हार्मोन है जो हमारे शरीर में रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। आगे देखिए दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण ये स्लाइड आपके लिए होने वाली है कि मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। दोस्तों तो ये जो शुक्राणु होते हैं ये डिंब वाहिनी नली जो होती है यहाँ पे इनका निषेचन होता है। ठीक है, मानव शरीर के किस भाग में, तो डिंब वाहिनी नली जो होती है यहाँ पे शुक्राणुओं का निषेचन होता है। मानव शरीर में क्षुद्रांत में निम्न 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा ह्रासमान क्रम है। दोस्तों इसका क्रम पूछा जा रहा है कि मानव शरीर का जो क्षुद्रांत में 3 संरचनात्मक इकाइयां हैं हमारी, इनमें इनका क्रम आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले शेषांत्र आएगा, उसके बाद मध्यांत्र और उसके बाद ग्रहणी। इन्हें आपको तीनों याद रखना है कि मानव शरीर में
ये प्रायः प्रश्न आ जाते हैं और इसका उत्तर जो है नहीं आता है। तो इसका उत्तर आप देखिए कि मानव शरीर में क्षुद्रांत में 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासवान क्रम है, तो वो शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी है। इन्हें अब आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण ये स्लाइड है। इस स्लाइड में क्या कहती है दोस्तों? ये स्लाइड कह रही है कि मानव मस्तिष्क जो होता है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है, तो जो हमारा मेडुला ऑब्लागेंटा है। ठीक है, इसे आप जरूर याद रखें कि मेडुला ऑब्लागेंटा जो होता है ये क्या करता है कि जो हमारे शरीर में हमको उल्टी टाइप को कुछ जैसे लगता है, तो ये उसी का नियंत्रण कर लेता है हमारा क्या, मेडुला ऑब्लागेंटा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। दोस्तों, निम्न में से किसकी उत्पत्ति यकृत का कार्य है, तो जो यूरिया की उत्पत्ति है ये यकृत का कार्य है। मतलब यूरिया का उत्पादन कौन करता है, तो यूरिया का उत्पादन हमारा यकृत करता है। इसे आप याद रखिए। निम्न में से निम्नलिखित उत्पत्ति जो उत्पत्ति है ये यूरिया की उत्पत्ति का कार्य हमारा यकृत करता है। दोस्तों, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम है, तो दोस्तों ये जो हमारी गैस्ट्रिन है, ठीक है, ये गैस्ट्रिन पाचक एंजाइम नहीं है, जबकि इसी में जो पाया जाता है हमारा, आप यहाँ पर देखें कि गैस्ट्रिन ये पाचक एंजाइम नहीं है। यहीं पे ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन, ये तीनों को आपको याद रख लेना है। ये हमारे मानव तंत्र में ये पाचक एंजाइम है। कौन कौन? ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन ये पाचक एंजाइम है, और जो गैस्ट्रिन होता है ये पाचक एंजाइम नहीं है। ये अब आप जरूर इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बेहद ही महत्वपूर्ण साइंस की क्लास है ये। अगर आप इसको पूरा देखते हैं और आप अंत तक देखते चलिए, अंत में आपको बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आने वाली क्लासेस की भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। और जो हमारी दूसरी क्लासेस चल रही हैं, आप जो है हिंदी की महत्वपूर्ण UPSSC पेट के लिए अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी व्याकरण की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं UPSSC पेट के लिए। उसको आप देखिए। साइंस का जी महत्वपूर्ण भंडारा आपके लिए चल ही रहा है, और इसके अलावा जो है इतिहास, भूगोल, आपको सब कुछ बड़े अच्छे से समझाया जाएगा। आप ये पूरी क्लासेस को जरूर देखें, बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग कि मानव शरीर में जो क्षुद्रांत है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना, ठीक है, में संलग्न होता है। तो मानव शरीर में पुच्छ जो होता है ये क्षुद्रांत में संलग्न होता है। इसे आपको याद रखना है। अगर आपको कहा जाए चावल, रागी, मलाई या उतारा हुआ दूध और अंडा में से कौन सा पौष्टिक कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है, तो दोस्तों ये जो चावल हमारा है ये जो है कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है, जबकि रागी, मलाई, उतारा हुआ दूध या अंडा ये सब कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। चावल इसका अच्छा स्रोत नहीं है। उक्त वाहिकी का क्या नाम है जो अमाशय तथा क्षुद्रांत से यकृत में पोषयुक्त रक्त देती है, तो ये दोस्तों वाहिनी है। ठीक है, जो है उस वाहिनी का क्या नाम है जो अमाशय तथा क्षुद्रांत से यकृत में पोषयुक्त रक्त देती है, तो दोस्तों यकृति प्रवेश द्वार शिरा ये होती है। यकृति प्रवेश द्वारा शिरा, ठीक है, यकृति प्रवेश ये द्वार है दोस्तों। द्वार शिरा जो होती है ये उसका नाम है, उस वाहिनी का नाम है जो हमारे अमाशय तथा क्षुद्रांत से यकृत में पोषयुक्त मतलब जो प्रोटीन युक्त रक्त हैं वो यकृति प्रवेश द्वार शिरा एक होती है, वो जो है क्या करती है, ये पोषयुक्त रक्त को देती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि रुधिर वर्णिका में लोहा होता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, साथ ही कुछ रोगों से प्रतिरक्षा रखता है और रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है दोस्तों, तो ये जो हमारी रुधिर वर्णिका हैं, ये इन रुधिर वर्णिकाओं में लोहा होता है। और जो लाल रक्त को लाल रंग जो आप का रहता है, ये लाल रंग इन्हीं रुधिर वर्णिकाओं के कारण होता है। और रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है, तो यही रुधिर वर्णिका रक्त में ऑक्सीजन की वाहक है। आपको इससे 4 प्रश्न की जानकारी हो रही है कि लोहा किस में होता है, रुधिर वर्णिका में होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, साथ ही रोगों की एंटीबॉडी प्रतिरक्षा करता है, और रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है, कि यही रुधिर वर्णिका जो है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। हेरोइन कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों, ये अफीम पोस्ता से क्या प्राप्त होता है, हेरोइन प्राप्त होता है। मलेरिया निदान हेतु आल्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है,
ये बीजीय पादप से प्राप्त होती है आपकी मलेरिया निदान हेतु आरटीथर नाम की औषधि। इसे अब आपको याद रख लेना है दोस्तों। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ह्यूगो डू ब्रीज। ये विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ह्यूगो डू ब्रीज। ये कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं तो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉयड है, इसे याद रखना है। पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ है? हमारे उत्तर प्रदेश के कानपुर में सर्वाधिक प्रदूषण है, संख्या प्रदूषण। अगर आप साइंस के लिए इस प्रश्न को तो जरूर अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ है, तो ये कानपुर में है। निम्न में से कौन सा रोग एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता दोस्तों? तो ये जो मीसल है ये विषाणु जनित रोग है। ये जो इसके बारे में हम आपको इसी क्लास में बहुत अच्छे से बताएंगे कि ये जो है एंटीबायोटिक दवाओं से नहीं खत्म किया जा सकता। ठीक है, वो क्यों नहीं खत्म किया जा सकता, आइए आपको आगे हम इसके बारे में अच्छे से बताएंगे। ठीक है, किस हार्मोन के स्रावित होने पर हृदय की गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है दोस्तों। तो ये जो हमारा एड्रीनलिन हार्मोन है, ये जब हमारे शरीर से स्रावित होता है, निकलता है, तो हमारे दिल की धड़कनें जो है धक 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 करके और बढ़ जाती हैं और बॉडी में एक उत्तेजना का अनुभव होता है आपको कि हाँ अब जोश आ जाता है। तो वो जोश जो आता है वो एड्रीनलिन हार्मोन के कारण आता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है, इसे आपको याद रखना है। अल्जाइमर से मस्तिष्क आपका प्रभावित होता है। जीव के क्लोन के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है दोस्तों? जीव के क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किए जाते हैं और किसी का भी क्लोन तैयार किया जा सकता है। ये इसके लिए 1997 में दोस्तों समझौता हुआ है कि भाई किसी भी मनुष्य का क्लोन ना तैयार किया जाए, चूंकि ये सफलतापूर्वक इसका परीक्षण हो चुका है, क्लोन तैयार हो सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, इसे याद रखिएगा। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर जब आप खाते हैं तो पनीर आपका इसी मामले में फायदेमंद हो जाता है कि हमारे शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। चीनी, अमेरिकी, भारतीय व काले अफ्रीकी एक ही स्पीसीज से संबंधित हैं। ठीक है, जो चीनी लोग हैं, अमेरिकी भारतीय हैं, ठीक है, और काले अफ्रीकी, ये सभी लोग क्या हैं? ये एक ही स्पीसीज से संबंधित हैं। ये प्रश्न पूछा गया, इसलिए आपको इस स्लाइड में आपको दिख रहा है। ठीक है, आगे देखिए, श्वसन क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों? ये जो नाइट्रोजन है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है श्वसन क्रिया के दौरान। दोस्तों एंजाइम से मूलतः क्या है? तो आप जानते हैं कि एंजाइम से मूलतः क्या है? प्रोटीन है। रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन बनाता है दोस्तों? तो ये लिम्फोसाइट जो होता है ये एंटीबॉडी बनाता है। और पुष्पों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो जो आपका एंथ्रोलॉजी है, ये एंथ्रोलॉजी क्या है? ये पुष्पों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेत्रदान। नेत्रदान में भाई हम लोग डरते थे पहले कहीं पूरी आंखें तो नहीं निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है। नेत्रदान में हमारी आंख का खाली कार्निया को लिया जाता है, इसलिए इसे आपको याद रखना है कि नेत्रदान में क्या लिया जाता है? ओनली कार्निया। तालाब या कुओं में मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए मदद करता है। एक ये आपका गैम्बूसिया मछली होती है। ठीक है, ये मछली का एक प्रकार है गैम्बूसिया। तालाब या कुएं में डाल दो तो ये तालाब में जो मच्छर पैदा होते हैं ये मच्छर नहीं पैदा होंगे। गिबन, गोरिल्ला, लंगूर और आरेंग उटैन में कौन कपी नहीं है? तो दोस्तों ये लंगूर जो हैं ये कपी नहीं है, और बाकी गिबन, गोरिल्ला और आरेंग उटैन ये सभी एक कपी की जो है जातियां हैं। ठीक है, आगे देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण ये स्लाइड है। इस स्लाइड को तो आपको रट के रख लेना चाहिए और खुद ही आप बताएंगे कितनी बार जो है आपके एग्जाम में आया है। आप इसको एक बार एकदम ध्यान से देखते चलिए। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? कितनी बार पूछा गया होगा? 7.35 से 7.45 के मध्य एक व्यक्ति का जो है वो पीएच मान होता है, इसे याद रखिएगा। घटपर्णी क्या है? घटपर्णी एक कीटाहारी पादप है। ठीक है दोस्तों, कीटाहारी क्या है? पादप है। ठीक है, घटपर्णी एक कीटाहारी पादप है। कौन सा सर्प का मुख्य भोज अन्य सर्प होते हैं दोस्तों? एक नागराज सर्प सांप होता है। ये जो नागराज महोदय हैं ये करैत, रसल प्रदाकु, रटैल सर्प आदि को खा लेते हैं। तो ये सांप ऐसे हैं कि अपनी ही प्रजाति को खा लेते हैं। ये नागराज क्वालिटी का जो सांप होता है ये करैत को, रसल प्रदाकु, रटैल सर्प आदि को खुद ही खा लेता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। दोस्तों किस जीव में मादा मैथुनों परांत नर को मार देती है? तो
कि ये जो मादा मकड़ी है, ये मकड़ी में ऐसा पाया जाता है भैया कि अगर जो है इनके बीच में सेक्स हुआ तो ये जो है मादा मकड़ी जो है ये अपने जो है साथी को ही मार देती है। ये इनका एक नेचुरलिटी है, ये मैथुनोपरांत यही होता है, ये प्रकृति की सब देन है दोस्तों। इस दुनिया में बहुत जाति प्रजाति के लोग हैं। अब आप बिच्छू को ही जानते हैं, जब बिच्छू जो है नए बच्चे पैदा कर देती है, जब बच्चों को पैदा करती है तो बिच्छू मर जाता है, ठीक है। तो इसीलिए उसी टाइप का ये भी है कि ये जो है मैथुनोपरांत जो मकड़ी होती है, ये मकड़ी जो है अपने नर को मार देती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण जब पौधे करते हैं तो ये क्या करते हैं। तो ये दोस्तों सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, इसे आपको याद रखना है। BPA या बिस्फेनॉल ए क्या है दोस्तों, ये खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है जिसका नाम है बिस्फेनॉल ए, ठीक है। इसे आपको याद रख लेना है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल एक जैव बहुलक या बायोपॉलीमर है, पूछा गया है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, बिल्कुल स्टार लगाइए कि न्यूक्लिक अम्ल एक जैव बहुलक बायोपॉलीमर है। पीली चटनी मेयोनेज़ किस उदाहरण है दोस्तों, या इसमें किसका होना चाहिए, किसका उदाहरण है। तो पीली चटनी या मेयोनेज़ जो होते हैं ये हमारे पायस के उदाहरण हैं। प्रकाश संश्लेषण में वृक्ष क्या उत्पन्न करते हैं दोस्तों, तो जब प्रकाश संश्लेषण में वृक्ष जो है ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो यही आपकी पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि है। इसका आकार आप जानते हैं मटर के दाने के बराबर होता है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्रंथि है। इसे भी आप बिल्कुल याद रखिए, भूलना इसको नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, अग्नाशय का पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है, तो एक सिक्रेटिन होता है दोस्तों। ये अग्नाशय का पाचक रस उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है कि ये अग्नाशय में जब जो है पाचक रस को पैदा करना है, जो है उत्पादन उसका होना है, तो सिक्रेटिन उसके लिए जिम्मेदार होता है। ये उसको उत्तेजित कर देता है कि हाँ भाई अब आप पाचक रस निकालिए। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी क्यों हो जाती हैं, मरुस्थलीय प्रदेशों में जब आप जाएंगे तो वहाँ पानी तो ज़्यादा होता नहीं, ये पानी की तलाश में वो जड़ें जो है लंबी होती चली जाती हैं, लंबी होती बहुत नीचे तक जाती हैं। और जहाँ से पानी मिलता है तब पानी मिलता है तो पौधे जो है अपना विकास चालू कर देते हैं, ठीक है। तो मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी क्यों होती हैं, तो पानी की तलाश में ये जड़ें लंबी हो जाती हैं। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, कई बार प्रश्न आया, स्टार लगाइए, यकृत में, ठीक है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो यकृत में होता है दोस्तों। आप ये देखिए गाय भैंस के साथ आ जाइए। जो ये गाय भैंस होती हैं, गाय भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, इसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं। देखिए कि जो लोग किसी के गाय या बछड़ा, जो बछड़ा अगर मर जाता है तो लोग आराम से जाते हैं, पीछे से सुई रोज लगाते हैं सुई, और रोज दूध को निकाल लेते हैं। वो हानिकारक भी है, वो बहुत अच्छी बात नहीं कि रोज दूध निकालने के लिए आप सुई लगाइए, लेकिन लोग लगा देते हैं। अगर भैंस या गाय जो दूध नहीं दे रही है तो उसका बच्चा मर गया है किसी भी कारण से, तो दूध आप ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाइए और दूध तुरंत निकल जाएगा बाहर। बहुचर्चित बबल बेबी रोग क्या है दोस्तों, ये रोगग्रस्त जो शिशु होता है, जो बच्चा होता है, ये लार के बुलबुला जो है ये बुलबुला बनाता है। तो ये लार जो होता है, ये लार ऐसे निकलती रहती है और उसी लार का बुलबुला वो बनाते रहता है, उसी को कहते हैं बबल बेबी रोग। विटामिन डी आप जानते हैं इसको कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। विटामिन ए रेटिनॉल है। विटामिन सी में क्या है, तो विटामिन सी में क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसे आप जरूर याद रखिए कि क्या क्या है, ठीक है। विटामिन डी मतलब कैल्सीफेरॉल, विटामिन ए मतलब रेटिनॉल उसमें, और विटामिन सी मतलब एस्कॉर्बिक अम्ल इसमें सामान्य रूप से आपको मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों अभी तक आपने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए कि जिनको 5 नंबर आप दिलाना चाहते हैं और पेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कराना चाहते हैं, तो उनको उनके पास ये वीडियो भेज दीजिए। और उन्होंने अगर इस वीडियो को देख लिया तो ये 5 नंबर विज्ञान के वो लेकर आएंगे, 100% लेकर आएंगे। आप अपने साथ साथ उनका भी कल्याण करिए, बहुत ही अच्छी बात होगी। अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करिए। दोस्तों मानव द्वारा सर्वप्रथम
किस अनाज का उपयोग किया गया था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम जौ का उपयोग किया गया था। हमने सर्वप्रथम पनीर का उपयोग नहीं किया, ठीक है, गेहूं का उपयोग नहीं हुआ है। सबसे पहले हुआ है किसी का उपयोग तो वो जौ का हुआ है। सर्वदाता रुधिर वर्ग, ऐसा कौन मतलब ये ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति हैं कि वो सभी को, तो जो ओ हमारा ब्लड ग्रुप ओ है, ये ब्लड ग्रुप ओ ये सर्वदाता जो है ब्लड ग्रुप है। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन ये भी जो है हार्मोन, ये लाइपेज एंजाइम और लेसिथिन फोस्फोलाइड व पॉलीइथीन एक बहुलक हैं। ये दोस्तों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, लाइपेज एंजाइम्स, लेसिथिन फोस्फोलाइड व पॉलीथीन ये एक बहुलक हैं। इन्हें आपको याद रखना है। पॉलीथीन क्या है? एक बहुलक है। लेसिथिन ये फोस्फोलिपिड इसको कहेंगे। लाइपेज इसमें एंजाइम है। टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन है, इसे आपको याद रखिएगा, ठीक है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? बेहद ही महत्वपूर्ण, स्टार एकदम लगा के रखें कि ये मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित होता है। धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो निकिल क्रोमियम को मिला देते हैं तो स्टील आपको बिल्कुल चमकदार दिखती है। तो धब्बा रहित स्टील बनाने में निकल और क्रोमियम का उपयोग किया जाता है। मलेरिया से रक्त की कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। दोस्तों मलेरिया रोग हो जाता है जिससे रक्त की कोशिकाएं हमारी प्रभावित होती हैं। और फाइलेरिया रोग में लसीका ग्रंथि प्रभावित होती है हमारी। आप देखें फाइलेरिया किसी को हो जाता है तो उसका एक पैर ही पूरा मोटा होते चले जाता है। तो ये फाइलेरिया रोग से वो लसीका ग्रंथि हमारी प्रभावित हो जाती है। आगे देखिए दोस्तों, एंसीफ्लाइट्स रोग में क्या प्रभावित होता है? तो एंसीफ्लाइट्स में हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है। और ल्यूकीमिया रोग में बोन मेरो प्रभावित होता है। इन्हें बिल्कुल याद रखिएगा, ल्यूकीमिया रोग में बोन मेरो और एंसीफ्लाइट्स रोग में मस्तिष्क। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लेनेट। मनुष्य के अंगों में हानिकारक विकिरणों में से सबसे कम सुप्रभाव्य अंग है तो मस्तिष्क है, ठीक है। मनुष्य के अंगों में हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव्य अंग, भाई मस्तिष्क जो है ये बहुत कम किसी भी विकिरण से प्रभावित होता है। जो कि आपका ये जो सर है, ये जो मुंडी है आपकी, इस मुंडी में देखिए कितना मजबूत लगा है, एक हेलमेट टाइप का। ये पूरे दिमाग को सुरक्षित रखता है। आपको यहीं पे अग्र मस्तिष्क रहेगा, फिर इधर आपको पश्च मस्तिष्क है, यहाँ पे आपको प्यारे प्यारे कान दिखेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको मिलेगा, ओके। तो इसीलिए मनुष्य का जो हमारा मस्तिष्क है ये किसी भी हानिकारक विकिरणों से सबसे कम प्रभावित होता है। आगे देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों, आप इसे देखते चलिए। और 2 बार आपने क्लास को देख लिया कि गोल कृमि निमोटोड से होने वाला रोग आपको पता चल जाएगा कि फाइलेरिया ही है। जैनिको प्रौद्योगिकी क्या है? आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक को जैनिको प्रौद्योगिकी कहा जाता है। विटामिन B1 को थायमीन भी कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है कि विटामिन B1 को थायमीन भी कहा जाता है। दोस्तों ये बेहद ही महत्वपूर्ण स्लाइड है। मलेरिया का इलाज सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि से किया जाता था, लेकिन अब इसके स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो क्लोरोक्विन एक दवा आ गई है, ये क्लोरोक्विन जो है उपयोग की जा रही है सिनकोना की छाल के स्थान पे। दोस्तों जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो क्या होता है? तो हमारा जो श्वास की गति बढ़ जाती है। कि ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आएगी तो हमारी गति सांस की क्या हो जाता है? वो बढ़ जाएगी। ये कई बार पूछा गया है। दोस्तों आगे देखिए कि हीमोग्लोबिन में लौह तत्व होता है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, साथ ही रक्त को लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण ही मिलता है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि लाल रक्त जो है आपके खून, आपका ब्लड लाल क्यों है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण हमारे रक्त का रंग क्या है? लाल है। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? तो हीमोग्लोबिन में दोस्तों ये रक्त में जो है लौह तत्व होता है और यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। कौन? हीमोग्लोबिन। अगर आपके रक्त में नहीं होगा तो आपका खून ये जो दौड़ रहा है ये दौड़ना बंद कर देगा। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त क्या है? ये जो है इसका वाहक है। दोस्तों आगे देखिए, इस प्रश्न में आपको बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लौह तत्व होते हैं। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? हीमोग्लोबिन है। रक्त को लाल रंग जो है कैसे मिलता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण ही मिलता है। रक्तचाप, पोटेशियम अल्पता से संबंधित जो है, अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम की अल्पता हो जाएगी, मात्रा उसकी कम हो जाएगी तो आपको रक्तचाप हो जाएगा, ठीक है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है दोस्तों? तो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन अगर शल्य क्रिया में किया जाता है तो उसी को आर्थोप्लास्टी कहा जाता है। दोस्तों मानव का क्लोन न तैयार करने का, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है
कि मानव का क्लोन न तैयार करने के लिए समझौता कहाँ हुआ था, तो 1997 में ओविडो में हुआ था। ये स्पेन में पड़ता है कि भाई एक सफल परीक्षण इसका हो गया था कि जैसे जो है आप इस क्लास को देख रहे हैं तो अगर वैज्ञानिक चाहें तो आपका एक सेम क्लोन ऐसा तैयार कर सकते हैं। इसके लिए एक समझौता हुआ है 1997 में कि भाई किसी भी मानव का क्लोन नहीं तैयार किया जाएगा। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है, तो जो आपका एड्रेनलिन हार्मोन है ये जो है लड़ो या उड़ो कहलाता है, और शरीर में जो उत्तेजना आती है इसके लिए जिम्मेदार आपका एड्रेनलिन ही है। जो ये दोस्तों शहद है, ठीक है, शहद का प्रमुख घटक क्या है, तो फ्रक्टोज को आप जानते हैं कि शहद का प्रमुख घटक क्या है, फ्रक्टोज है। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं कि अगर आपके 4 चीज़ें बता दी जाएं कि भैया सन, पटसन, जूट, कपास में कौन तने का उत्पाद नहीं है, तो ये दोस्तों कपास जो होता है ये फल से प्राप्त होता है, और बाकी सन, पटसन, जूट ये सब तने का उत्पाद हैं, लेकिन जो कपास है ये फल से प्राप्त होता है। बारूदी सुरंगों का अगर आपको पता लगाना है तो मधुमक्खियों का प्रयोग कीजिए। बॉर्डर पे अक्सर जो है मधुमक्खियाँ जो है अगर जहाँ ज़्यादा मात्रा में देखी जा रही हैं और किसी ज़मीन के आसपास में, तो उससे ये पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे जो है एक सुरंग बनी हुई है, इस सुरंग से जो है पाकिस्तानी लोग आना जाना कर रहे हैं। तो सुरंग का पता कैसे लगा लेते हैं, तो इसके लिए मधुमक्खियों का प्रयोग किया जाता है, और मधुमक्खी अगर सुरंग के नीचे से निकल रही है, आना जाना कर रही है कहीं से, तो आप जान जाइए वहाँ पे सुरंग बनी हुई है, ठीक है। आगे देखिए केसर क्या होता है दोस्तों, यह एक सूखा मिश्रण है। केसर क्या है, केसर एक सूखा मिश्रण है जो फूल के बीज बनाने वाले भागों को सूखा मिश्रण होता है, ठीक है। यह एक सूखा मिश्रण है जो केसर का फूल के बीज बनाने वाले भागों का सूखा मिश्रण जो होता है, जो केसर का फूल बनाते हैं बीज, उन्हीं का जो है सूखा मिश्रण केसर होता है। इसे अब आपको याद रख लेना है। बेहद ही महत्वपूर्ण 100 प्रश्न आपके बिल्कुल समाप्त होने वाले हैं दोस्तों। आइए देखते हैं कि डायनासोर क्या थे, कि एक मेसोजोइक सरीसृप थे डायनासोर। गोल्डन धान, गोल्डन धान के बारे में बार बार पूछा जाता है। ये गोल्डन धान दोस्तों ये बीटा कैरोटीन इसमें होता है, जो विटामिन ए का एक बहुत अच्छा स्रोत है, इसलिए आप गोल्डन धान जरूर खाएं। और स्मार्ट जेल क्या है, स्मार्ट जेल दोस्तों एक पदार्थ है जो जीवन तंत्रों की नकल है, ठीक है। स्मार्ट जेल क्या है, यह एक पदार्थ है जो जीवन तंत्रों की नकल है। इसे ऐसे ही आपको याद रख लेना है, आपने इसको देखा ही। और आगे देखिए कि अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिए। चैनल का नाम है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 को आप जरूर ज्वाइन करें, और आपको ये स्मार्ट स्टडी क्लासेस बेहद ही महत्वपूर्ण और पेट एग्ज़ाम के लिए समर्पित है। पेट एग्ज़ाम 2022 आप हमारे सभी वीडियोस को देखते हैं तो 100% आप क्वालिफाई कर रहे हैं। क्लास की PDF चाहिए तो लिखें स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77, वहाँ से आपको हमारे क्लास की PDF मिल जाएगी। और इनके अलावा आप हिंदी, व्याकरण, इतिहास, भूगोल, कंप्यूटर, संविधान, सामान्य विज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था, पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा दोस्तों। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आप जो है एग्ज़ाम की अपनी तैयारी करें, और आपकी तैयारी के लिए हम एक से बढ़कर एक वीडियो लेकर आ रहे हैं जो आपको आपकी परीक्षा में सफलता आपकी बार जरूर दिलाएंगे। आपसे मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।